हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारा जो जनरल आइसोलेशन वाला जो चैप्टर था, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस थे वो सब हमने पढ़ लिए थे। अब इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक असाइनमेंट आपको दिया गया था जिसमें क्वेश्चन था व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, और एक आपका एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछता है कि कॉपर को तो हम हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बट जिंक को नहीं। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी और पायरोमेटलर्जी है क्या, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और इनमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोमेटलर्जी और पायरोमेटलर्जी की, दोनों ही प्रोसेस जो है वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? हाइड्रोमेटलर्जी जो है इट इज यूज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है, ए हाई रिएक्टिव मेटल, ए हाई रिएक्टिव मेटल displaces low reactive metal from its ore to give the metal कि हम जिस भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी ओर लेंगे, उसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे पहले तो। ठीक है, केमिकल रिएजेंट लेंगे, उसका सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे, और जब हम सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा मेटल डालेंगे जो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसकी ओर में से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब उसको रिड्यूस कर देगा। और ये जो नॉर्मली ये जो मेथड है हाइड्रोमेटलर्जी, ये यूज किया जाता है लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इनके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल को ऐड कर देते हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर, जो क्या करता है उस मेटल को रिप्लेस कर देता है। जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी है, सेम वैसे ही है। फॉर एग्जांपल CuSO4 है, अब मेरे को अगर इसमें से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं जिंक डाल दूंगा, ये ZnSO4 फॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर, तो हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ही हम, जैसे हमने गोल्ड के लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, गोल्ड के लिए, कि हमारे पास गोल्ड का जो एक कॉम्प्लेक्स था, ये जो कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, इसमें हम जिंक ऐड कर रहे थे। क्या ऐड कर रहे थे? जिंक। तो जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है गोल्ड से, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसमें से जिंक को क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। तो ये हाइड्रोमेटलर्जी है। क्या है? हाइड्रोमेटलर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि हम कॉपर को तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से बट जिंक को नहीं। फर्स्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉपर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ए हाई रिएक्टिव मेटल easily as copper is low reactive metal and it lies low in the electrochemical series. But zinc is a highly reactive metal. And to reduce zinc we need a more reactive metal than zinc. Therefore reduction of zinc is not easy. कि हमें जो जिंक का जब हम रिडक्शन करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, कि हमें उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव। और जब इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो जाएगा तो जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी और एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन
रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसलिए हम कॉपर को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से, बट जिंक को नहीं कर सकते। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी आपको समझ में आ गया। अब पायरोमेटलर्जी क्या है? हीटिंग एंड ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड, heating a metal oxide by a reducing agent, in the presence, heating in the presence of a reducing agent, to get metal is known as pyrometallurgy, ठीक है। कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो उनसे जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं जब मेटल्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी। और इसमें हीटिंग करते हैं, यहाँ हीटिंग नहीं करेंगे हम, यहाँ हीटिंग का यूज करते हैं। तो ये पायरोमेटलर्जी है और ये क्या आपके पास है? हाइड्रोमेटलर्जी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या कह रहा है? आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। कह रहा है 673 केल्विन पे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर 873 केल्विन से कम है टेम्परेचर, तो अच्छा रिड्यूसिंग आपके पास एजेंट कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर इससे ज्यादा है तो कौन हो जाएगा? कार्बन। कौन हो जाएगा? कार्बन। तो आपका जो टेम्परेचर है वो 673 है। कितना है? 673 केल्विन है। तो मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि अगर 873 केल्विन टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है? 873 केल्विन ही टेम्परेचर है, तो अब बताओ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके अंदर हम कार्बन को ही बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बताएंगे। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये टेम्परेचर है या इससे ज्यादा है तो कौन सा होगा? कार्बन होगा, ठीक है। अगर इसी टेम्परेचर की बात करता है, ये हमने बताया था कि अगर इससे कम होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ज्यादा होता है तो कार्बन। लेकिन अगर इतना ही टेम्परेचर हो तो भी हम क्या बताएंगे? कार्बन ही बताएंगे कि कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट क्राइटेरिया इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। कि जो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स, उसके अंदर जो हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, जिसके अंदर जो आपके पास कंपोनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज के अंदर मूव करते हैं और इसके ऊपर क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं। हमने देखा था कि कलर बैंड्स हमें मिलते हैं। तो ये जिस सरफेस के ऊपर ही हमें कलर बैंड्स मिल रहे हैं वो स्टेशनरी फेज है। वो क्या है? स्टेशनरी फेज। तो कह रहा है कि हम स्टेशनरी फेज को जब चूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखें हम कि किसको हम चूज करें, किसको हम ले कि ये स्टेशनरी फेज अच्छा रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड हैव हाई एडजॉर्बिंग पावर। उसकी जो एड्सॉर्प्शन पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए और सिलेक्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिलेक्टिव या स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सभी जो कंपोनेंट्स है उनको एड्सॉर्ब कर ले एक जगह, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जितने भी कंपोनेंट्स है सब एड्सॉर्ब हो जाए, ऐसा भी नहीं कि कुछ कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब होने चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें स्टेशनरी फेज को चूज करना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट। सेकंड, प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया, कि हमें ऐसा स्टेशनरी फेज लेना है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। उतने ही जो कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट पोजीशंस पे
एब्जॉर्ब हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। ये तो था सेकंड। लास्ट क्या है, इट शुड बी इनर्ट, और ये जो स्टेशनरी फेज है ये कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। ये जो कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं इनके साथ रिएक्शन नहीं करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके साथ रिएक्शन कर दें, ठीक है। ऐसा हमें स्टेशनरी फेज को चूज नहीं करना है। दूसरा, जब हम इल्यूशन करते हैं कि जब मैं इन कंपोनेंट्स को रिमूव करूंगा इस फेज से तो मैं कुछ सुटेबल केमिकल रिएजेंट्स यूज करूंगा। अब वो रिएजेंट्स, उन रिएजेंट्स के साथ भी स्टेशनरी फेज को कोई रिएक्शन नहीं करनी है। ऐसा हमें स्टेशनरी फेज को चूज करना है कि वैसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी हाई एंड सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन पावर हो। दूसरा, जो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करे। और लास्ट क्या है, इनर्ट हो, जो कैसा हो, इनर्ट हो। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लीचिंग इज कैरिड आउट फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर्स, द ओर्स व्हिच कंटेन कॉपर्स इन वेरी लो क्वांटिटी, जिसमें कॉपर की क्वांटिटी कम हो, मतलब उसकी ग्रेडिंग हम कह रहे हैं लो ग्रेड कॉपर ओर्स, तो कॉपर कम प्रेजेंट होगा, इम्प्योरिटीज ज्यादा प्रेजेंट होगी। तो हम वहां से कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं, तो उसमें हम लीचिंग जो प्रोसेस है इसका यूज करते हैं। और क्या करते हैं कि जो आपके पास कॉपर है, कॉपर ओर है, उसको हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ। किसके साथ ट्रीट करते हैं, एसिड। ये H पॉजिटिव मैंने लिखा है, इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या होगा कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, और हमें H2O इसके साथ मिलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव हमें मिला है, इसको हम ट्रीट करेंगे आयरन के साथ। स्क्रैप आयरन भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप आयरन, मतलब पीसीज होते हैं आयरन के, जो हम जब हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ जो आयरन के पार्टिकल्स जो बच जाते हैं वो स्क्रैप आयरन है, ठीक है, मतलब जो यूज नहीं होता आयरन, ठीक है, वो होता है स्क्रैप आयरन। या हम हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन का। जब हम इनके साथ यूज करेंगे तो कॉपर, अब ये क्या करेंगे, कॉपर को रिड्यूस कर देंगे, दोनों ही क्या कर देंगे, कॉपर को रिड्यूस कर देंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, और ये आपके आयंस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। H2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में, या अगर हमने Fe लिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लो ग्रेड कॉपर ओर्स में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज हाइड्रोमेटलर्जी। कौन सा प्रोसेस है ये, हाइड्रोमेटलर्जी है, ठीक है, जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और हमें ऐसा मेटल यूज करेंगे जो इसको रिड्यूस कर देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मैंने पहले बताया था। जैसे CuSO4 है, Fe डाल दो, Zn डाल दो, Cu अलग हो जाएगा और उसमें FeSO4 या ZnSO4 फॉर्म हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। अब हम यहाँ Fe का यूज करेंगे और H2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लो ग्रेड कॉपर ओर से हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कि जब हम कॉपर की मेटलर्जी करते हैं, कॉपर को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सिलिका का क्या रोल है, सिलिका SiO2, इसका क्या रोल होगा। तो अगर हम देखें कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉपर पाइराइट ओर से, CuRTS2, क्या है आपके पास, कॉपर पाइराइट। जब हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा CuS में, FeS में, ठीक है, Cu2S, FeS एंड SO2 के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा SO2 के अंदर, ठीक है। अब Cu2S को जब हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा Cu2O में प्लस SO2, और FeS जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा FeO में प्लस SO2। तो ये क्या अब आपके पास गैंग पार्टिकल है, क्या पार्टिकल है, गैंग पार्टिकल। सो सिलिका SiO2 is used to remove gang particles, इसको लिख सकते हैं FeO from Cu2O, from Cu2O, ठीक है, and it acts as flux। कैसे एक्ट करता है, फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा। तो FeO की जब रिएक्शन हम करवाएंगे SiO2 के साथ
तो क्या होगा FeSiO3 फॉर्म हो जाएगा, जो क्या है स्लैग है, और आपके पास जो गैंग पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो इंप्योरिटीज है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो सिलिका का आपको रोल समझ में आ गया होगा। सिलिका का क्या रोल है, इट इज यूज्ड एज ए फ्लक्स टू रिमूव द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर, टू रिमूव द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको असाइनमेंट में जो आपको दिया गया था इस चैप्टर का, उसमें क्वेश्चन था कि व्हाई डज CaO रिएक्ट्स विद SiO2, व्हाई डज CaO रिएक्ट्स विद SiO2, तो क्यों रिएक्ट करता है। देखो हमारे पास हमने पढ़ा था कि CaO या SiO2 ये दोनों ही फ्लक्स हो सकते हैं, गैंग पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। SiO2 को हम नॉर्मली एज ए फ्लक्स यूज करते हैं टू रिमूव द गैंग पार्टिकल्स। अभी इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने उसमें भी देखा था ये। तो हमारे पास जो फ्लक्स है ये आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, हमारे पास दो टाइप के फ्लक्स हो सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक फ्लक्स लाइक SiO2, P2O5 एक्सेट्रा, और बेसिक फ्लक्स जो है वो आपके पास हो सकते हैं CaO, MgO एक्सेट्रा या FeO, ये सब बेसिक फ्लक्स है, और ये सब क्या है, एसिडिक फ्लक्स। तो हमारे पास जब बेसिक फ्लक्स होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक एसिडिक फ्लक्स के साथ, और जब हमारे पास एसिडिक फ्लक्स होगा, SiO2 हो या P2O5 हो, तो उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, बेसिक फ्लक्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, साल्ट फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि CaO कैसा है आपके पास, बेसिक फ्लक्स है, और SiO2 कैसा है, एसिडिक फ्लक्स। कैसा फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स है, इसलिए दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म साल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, समझ में आ गए होंगे आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर अभी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहती है तो मेरे से जरूर पूछना, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के जरूर करने, ठीक है। उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कर लेना। अगर कोई डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।